अपने कैंप कार्यालय में मुख्यमंत्री ने धामी ने की उत्तर प्रदेश के सांसद स्वामी साक्षी महाराज से भेंट। कई महत्वपूर्ण विषयों पर दोनों के बीच हुई चर्चा। राजभवन में नवनिर्मित गौशाला का किया राज्यपाल ने उद्घाटन। सभी को समझाया गौसेवा का महत्व। कहा हिंदू धर्म में गाय का है माता का दर्जा। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने ली पीडब्ल्यूडी विभाग की समीक्षा बैठक। अपने विधानसभा क्षेत्र में आने वाले सभी निर्माणाधीन मोटर मार्गों के संबंध में अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। देहरादून की मालदेवता में आई आपदा का ND24 ने लिया जायजा। पीड़ितों का जाना हाल। पीड़ितों की सरकार से लगाई गुहार, हमको दें नए आशियाने। और ऊधम सिंह नगर में नहीं थम रहा चरस का काला कारोबार। पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 5 किलो चरस की गई बरामद। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं विवेक पांडे, आपके साथ खबरें उत्तराखंड की। बीते दिनों देहरादून के मालदेवता में आई बाढ़ के बाद जहां कुछ लोगों के मरने की खबरें सामने आई थी, वहीं बाढ़ से पीड़ित 11 परिवार शिव जूनियर हाई स्कूल में जीवन बिताने को मजबूर हैं। ND24 की टीम ने देहरादून के मालदेवता का जायजा लिया और इन तमाम पीड़ितों से बात भी की। इन लोगों को सरकार से तो पूरी उम्मीद है, लेकिन सिर्फ एक बात की कसक है कि इनका सब कुछ तो खो चुका है। अब बस सरकार नए आशियाने दे ताकि ये लोग अपना जीवन गुजर बसर कर सके। तो देहरादून के मालदेवता में आई बाढ़ के बाद जहां कुछ लोगों के मरने की भी खबरें सामने आई थी, वहीं बाढ़ से पीड़ित 11 परिवार शिव जूनियर हाई स्कूल में जीवन बिताने को मजबूर हैं। ND24 की टीम ने मालदेवता का जायजा लिया और पीड़ितों से भी बात की है ND24 टीम ने, और जानने की कोशिश की है कि वो लोग किस हाल में जी रहे हैं और किस तरह से सरकार क्या इन्वॉल्वमेंट कर सकती है उनको लेकर, इस बाढ़ को लेकर, ताकि उन लोगों तक भी मदद की सामग्री पहुंचाई जा सके। और यही कोशिश थी ND24 टीम की वहां पहुंचने के लिए। जाहिर सी बात है, लोग जो इस बाढ़ में अपना घर खो चुके हैं और अब किसी तरह से गुजर बसर कर पा रहे हैं। प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंट कैलाश बिष्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बताएंगे वहां के हालात क्या कुछ हैं। कैलाश। बिल्कुल विवेक, देखिए जाहिर तौर पर बहुत ही दुखदाई और पीड़ित ये लोग हैं और आपदाग्रस्त ये लोग हैं। और पहली बिल्कुल पीड़ित भी हैं, आपदाग्रस्त भी हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात यही होती है कैलाश, क्योंकि जाहिर सी बात है जब लोगों से उनकी छत छिन जाती है और जाहिर सी बात है उनके जो कुछ भी सामान लोग बाग अपने घर में रखते हैं उसका भी नुकसान होता है, यानी कि आपकी दैनिक दिनचर्या जो है वो पूरी तरह से प्रभावित हो जाती है। बिल्कुल वही हालात इस वक्त हैं। कल जब हम वहां पर पहुंचे, हमने वहां पर जायजा लिया, पीड़ितों से बातचीत की, तो जो
स्कूल है, जिस स्कूल में इन लोगों को रखा गया है, जहां पर इनको प्रशासन द्वारा यहाँ पर इनकी व्यवस्था की गई है, बहुत ही दयनीय स्थिति वहां पर थी, क्योंकि जिस स्कूल में कभी उनके बच्चे पढ़ने जाते थे, आज मजबूरन इन लोगों को उन्हीं उसी स्कूल में शरण लेनी पड़ी है। और 11 परिवार ऐसे हैं विवेक, जिन 11 परिवारों का सब कुछ नेस्तो नाबूद हो गया है, और इनका सरकार पर पूरा भरोसा है। ये कह भी रहे हैं कि सरकार ने हमारी पूरी मदद की है, लेकिन जाहिर तौर पर कब तक आखिर स्कूल में आसरा लेकर रहेंगे। इनका सिर्फ और सिर्फ यही गुजारिश है कि सरकार इनको नई जगह मुहैया कराए, जहां पर ये अपने आशियाने बना सकें। और आशियाना बनाने के लिए भी पैसा सरकार को ही देना पड़ेगा, ऐसा इन लोगों का कहना है, क्योंकि इनका जो भी इनका घर में जो भी सामान था, साजो सामान, सब कुछ तहस नहस हो गया है, सब कुछ बह गया है। और दुखद ये रहा कि कल 3 यहाँ पर शव मिले हैं, जो शव दबे हुए थे। उनमें से कई ऐसे शव के जो शत विकसित स्थिति में वो शव मिले हैं, तो जाहिर सी बात है कि बहुत ही पीड़ादायक वो पल था। और जब हमने उन लोगों से बातचीत की, हमारी टीम ने उन लोगों से बातचीत की, तो जाहिर तौर पर कई ऐसे लोग थे जिनके आंसू बह नहीं रहे, जिनके आंसू बह रहे थे, जो कुछ कह नहीं पा रहे थे। और कोशिश हमने की कि उनका दर्द हम बयां कर सकें उन्हीं के जुबानी, लेकिन अफसोस है हमको भी इस बात का कि उन लोगों का दर्द तो बयां नहीं हो रहा था, लेकिन उनके जो आंसू थे, उनके जो चेहरे थे, उनके चेहरे आंसू सब कुछ बयां कर रहे थे कि उनका एक ही रात में सब जी। कुछ चला गया। बमुश्किल आदमी मकान बनाता है, बमुश्किल आदमी जमीन खरीदता है, लेकिन एक ही रात में एक क्लाउड बस्ट के चलते सब कुछ चला जाना कहीं ना कहीं दुखदाई है। और वाकई में अब इनका जो आसरा है वो सिर्फ सरकार पर निर्भर। बिल्कुल। एक अंतिम सवाल ये कैलाश की अभी आपदा पीड़ित और कितने बताए जा रहे हैं? क्या लापता भी कुछ लोग हैं? क्योंकि हमारे पास ये खबर भी आई थी कि देहरादून में भी जिलाधिकारी ने जायजा लिया है, वो स्वयं पहुंची, कुछ शव भी बरामद हुए। हाँ, बिल्कुल, देखिए जिलाधिकारी ने भी उस क्षेत्र का दौरा किया था और कल भी वो वहाँ पर गई थी। और जो बॉडीज़ वहाँ पर मिली हैं, तो उन्होंने साफ तौर पर ये निर्देश दिया है कि उन बॉडीज़ को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल ना ले जाया जाए, बल्कि मौके पर ही पोस्टमार्टम किया जाए, क्योंकि शवों की स्थिति ऐसी नहीं है कि उनको अस्पताल तक ले जाकर पोस्टमार्टम किया जाए। इसीलिए उन्होंने कहा कि तुरंत इनको मौके पर इनका पोस्टमार्टम करके वहीं पर इनका अंतिम संस्कार किया जाए। और जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं कि एक परिवार ऐसा था जिसके पूरे परिवार के 7 सदस्य उस आपदा में प्रभावित हुए थे, मकान के अंदर वो दब गए थे। उन्हीं में से 3 बॉडीज अभी मिली हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ 7 लोग ही यहाँ पर लापता हैं, कुछ अन्य लोग यहाँ पर लापता हैं और उन लोगों को ढूंढने की कोशिश की जा रही है। एक और जानकारी मैं आपको दे दूं कि जी। एक शख्स ऐसा भी है जिसके चाचा और चाची इस आपदा में लापता हो गए हैं। वो शख्स खुद देहरादून पहुंचता है, अपने उसके बाद जेसीबी वो बुक करता है, जेसीबी से लेकर वो लगातार खुदाई करवा रहा है जगह जगह, ताकि उसके जो चाचा और चाची जो लापता है, कम से कम उनके शव वो मिल सके, उन शवों का वो अंतिम संस्कार कर सके। तो इस तरह की जो पीड़ादायी की जो तस्वीरें हैं वो निकलकर सामने आ रही हैं, और कहीं ना कहीं ये जरूर मन को कचोटती भी हैं, ठेस पहुंचाती हैं। लेकिन बस अब हम यही दुआ करते हैं और यही अपील करते हैं सरकार से कि जो उम्मीद इनकी सरकार से लगी हुई है, ये लोग नाउम्मीद ना हो और जल्द से जल्द इन लोगों को इनके नए आशियाने मिल सके। बिल्कुल बिल्कुल, सही बात आपने कही, क्योंकि अचानक आई आपदा और किस तरह से अपना कहर बरपाती है, ये हम तस्वीरों के माध्यम से भी देख रहे हैं और विगत दिनों भी हमने देखा था किस तरह से लोगों को परेशानी हुई थी। बहरहाल सरकार ज़रूर आगे आई है, देखना होगा अब इनकी समस्या किस तरह से सरकार ठीक करती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो भारी बारिश और उससे आई आपदा का असर लोगों के जीवन में भी देखा जा रहा है। लोग अब अपने रोजाना जीवन को सुचारू ढंग से चलाने के लिए कोशिश कर रहे हैं और सरकार भी इसी ओर अपने आप को लगा रही है, ताकि लोगों के जीवन में भी एक नया सवेरा आ सके। खबरों में आगे बढ़ते हैं। विगत दिवस भारी बारिश के कारण सरखेत मालदेवता में आई आपदा से जनहानि और पशु हानि सहित कई भवन क्षतिग्रस्त हुए थे। आपदा के 5वें दिन सरखेत में सर्च ऑपरेशन टीम को 3 शव बरामद होते हैं। जिलाधिकारी सोनिका ने तत्काल मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित किया कि बरामद हुए शवों का मौके पर ही पोस्टमार्टम प्रक्रिया पूर्ण करते हुए शव को परिजन के सुपुर्द करें। साथ ही सिटी मजिस्ट्रेट को भी निर्देशित किया कि सर्च ऑपरेशन को गतिमान रखें। जिलाधिकारी ने यह भी बताया कि लापता हुए लोगों के परिजनों से भी पूर्ण जानकारी लेते हुए उनके बताए गए संभावित स्थानों पर भी खोजबीन कार्य कराए जाएं। पीडब्ल्यूडी द्वारा सड़क भैंसवाड़ा तक खोल दी गई है। सड़क को सुचारू कराने में पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में उत्तर प्रदेश के सांसद स्वामी साक्षी महाराज ने शिष्टाचार भेंट की है। इस अवसर पर उन्होंने समसामयिक विषयों पर मुख्यमंत्री से चर्चा की। तो साक्षी महाराज और सीएम धामी की मुलाकात हुई। उत्तर प्रदेश से बीजेपी सांसद हैं साक्षी महाराज और मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में ये विशेष मुलाकात हुई, जहां दोनों नेताओं के बीच समसामयिक विषयों पर चर्चा भी हुई है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने राजभवन में नवनिर्मित गौशाला का उद्घाटन किया। राज्यपाल द्वारा गाय के महत्व को समझाते हुए राजभवन परिसर में गौशाला का निर्माण कराया गया, जिसमें 6 गायें रखी गई हैं। राज्यपाल ने कहा कि हमारी संस्कृति में गाय को माता के रूप में पूजा जाता है और गौ माता का दर्जा दिया गया है। उन्होंने कहा कि गाय का सर्वश्रेष्ठ स्थान होने के साथ ही गाय सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और सामाजिक रूप से भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इस दौरान उन्होंने गायों का पूजन किया और उन्हें भोजन खिलाया। इस दौरान विधायक कपकोट सुरेश गढ़िया भी उपस्थित रहे। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने सचिवालय स्थित एफआरडीसी सभागार में श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत निर्माणाधीन मोटर मार्गों के संबंध में पीडब्ल्यूडी विभाग की समीक्षा बैठक ली। डॉक्टर रावत ने बताया कि श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र में निर्माणाधीन मोटर मार्गों को आगामी 6 माह के भीतर पूर्ण करने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए गए। उन्होंने क्षेत्र में मुख्यमंत्री की घोषणा के तहत स्वीकृत 22 मोटर मार्गों के निर्माण कार्य भी शीघ्र पूरा करने को कहा। डॉक्टर रावत ने विभागीय अधिकारियों को विधानसभा क्षेत्र में अत्यधिक खराब मोटर मार्गों के डामरीकरण और मरम्मत को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने हाथी पुल के निकट शिव घाट पर प्लास्टिक की बोतलों को क्रश करने की मशीन का उद्घाटन किया। नेशनल शेड्यूल कास्ट फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन भारत सरकार द्वारा इसे स्थापित किया गया है। जिलाधिकारी ने नेशनल शेड्यूल कास्ट फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन भारत सरकार और स्वावलंबन एनजीओ नई दिल्ली को यह मशीन उपलब्ध कराने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि प्लास्टिक को क्रश करने की यह मशीन नेशनल शेड्यूल कास्ट फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने सीएसआर मद से स्वावलंबन स्वयंसेवी संस्था को भेंट की है, जिन्होंने यह मशीन नगर निगम हरिद्वार को उपलब्ध कराई है। और अब खबर रानीखेत से है। सेना के सोमनाथ मैदान में भर्ती प्रक्रिया के दौरान मिलिट्री इंटेलिजेंस, मिलिट्री पुलिस और भर्ती कार्यालय की संयुक्त कार्रवाई के दौरान एक युवक पर फर्जी दस्तावेजों का संदेह होने पर पुलिस को सौंप दिया गया। रानीखेत पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर जांच की गई तो पाया गया कि युवक बुलंदशहर उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, जिसके द्वारा अपने फर्जी स्थायी निवास, जाति निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड हल्द्वानी से बनाए गए। ताहिर खान को जारी एडमिट कार्ड में दर्ज रजिस्ट्रेशन नंबर किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर रजिस्टर्ड है। एआरओ भर्ती बोर्ड की तहरीर के आधार पर ताहिर खान को गिरफ्तार कर लिया गया। कोतवाली रानीखेत में उसके खिलाफ धारा 420 आईपीसी के तहत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने संगठन विस्तार से लेकर आगामी कार्यक्रमों को लेकर मीडिया से चर्चा की है। बीजेपी संगठन में 15 सितंबर तक सभी पदों पर नियुक्ति की जाएगी। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर नई टीम का गठन किया गया है, जिसमें अनुभव के साथ ही साथ युवा और महिलाओं को प्रमुखता दी गई है। भाजपा की नई टीम में कुमाऊं और गढ़वाल मंडल से 14 पद बांटे गए हैं। वहीं 95% पदाधिकारी 40 से 56 साल के हैं। इस बार भाजपा की प्रदेश टीम में अनुभवी, युवा, महिला और चुनावी प्रबंधन में माहिर कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है।
हमने 28 विभाग हमारे बने, विभाग की दृष्टिकोण से हमने प्रमुख कार्यकर्ताओं को दायित्व दिया है। 28 विभागों दोनों दायित्व हम 14 अपने जो कार्यकर्ता अपने विभाग के प्रभारी हमने बनाए हैं। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की नई टीम की घोषणा हो गई है। केंद्रीय नेतृत्व की स्वीकृति के बाद प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने नई टीम का ऐलान कर दिया है। नई टीम में तीनों महामंत्री बदले गए हैं। नैनीताल जिले से प्रदेश महामंत्री बनाए गए राजेंद्र बिष्ट की खबर जैसे ही कार्यकर्ताओं को मिली तो खुशी की लहर दौड़ गई। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। इधर महामंत्री बनाए जाने पर राजेंद्र बिष्ट ने केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि 2024 के चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो सपना है उसे हम सब कार्यकर्ता मिलकर पूरा करेंगे। जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, हमारे महामंत्री संगठन अजय जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी और हमारे राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष जी, दुष्यंत गौतम जी, हमारे जो उत्तराखंड के प्रभारी हैं और सह प्रभारी रेखा वर्मा जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझ पर अपना प्रदेश का महामंत्री के नाते मेरे को जिम्मेदारी दी है। तो उस जिम्मेदारी को मैं पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी पारदर्शिता के साथ 2024 का चुनाव हम सबके सामने चुनौती का विषय रहेगा और इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है वो हम पूरा करने वाले। हल्द्वानी में स्वास्थ्य व्यवस्था बुरी तरह से चरमाई हुई है, जहां पिछले कई सालों से एक फिजिशियन के सहारे ही जिला चिकित्सालय चल रहा है। वहीं एक फिजिशियन ओपीडी भी संभाल रहा है। जिला चिकित्सालय में रोजाना 200 से ज्यादा मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं। मरीजों की लंबी लाइन लगी हुई है। पिछले कई सालों से डॉक्टर्स की कमी चली आ रही है। स्वास्थ्य निदेशालय को अवगत कराने के बावजूद कोई सुधार नहीं हुआ है। हमारे यहाँ पे एक ही फिजिशियन है और फिजिशियन के ओपीडी और इंडोर पेशेंट काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो हमारे द्वारा समय समय पर अवगत कराया जा रहा है महानिदेशालय को कि हमको एक फिजिशियन मिले हैं। तो अभी तो ऐसा कुछ आश्वासन नहीं मिला, अब देखते हैं। लोड बहुत पड़ता है उसमें, फिर अगर जितने ज़्यादा पेशेंटों के मैनेजमेंट भी टफ होगा क्योंकि अकेले के लिए उसको सारा ओपीडी निपटाओ, वीआईपी ड्यूटीज़ होती हैं, उसके अलावा आपके सारे डिसेबिलिटी कैंप्स होते हैं, कई चीज़ें होती हैं, इंडोर पूरा मैनेज करना है। तो अकेले फिजिशियन के लिए परेशानी होती है। अच्छा है कि एक फिजिशियन और आ जाए तो हमको बहुत हेल्प हो। कुमाऊं का सबसे बड़ा दौर कहलाने वाला हल्द्वानी द्वार आज स्वास्थ्य सुविधाओं के मद्देनजर रो रहा है। आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से एक फिजिशियन के माध्यम से जो है पूरा हॉस्पिटल चलाया जा रहा है, जबकि फिजिशियन महोदय के द्वारा कहना है कि मैं प्रतिदिन 1 से 200 से 300 मरीज लगातार देखता हूँ। आप खुद ही समझ सकते हैं कि किस प्रकार से स्वास्थ्य सेवाएं देने की वादा देने वाली सरकार आज अपनी बदहाली पर रो रही है। वहीं फिजिशियन का कहना है कि मेरे द्वारा जो लगातार जो है मरीजों को भी देखा जाता है, ओपीडी भी दी जाए, एमरजेंसी भी की जाती है। वहीं सीएमएस ने बताया कि हमारे द्वारा शासन को लगातार अवगत कराया गया है कि एक ही फिजिशियन पूरे बेस चिकित्सालय में अपनी सेवाएं दे रहा है, जिसके चलते उसको काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं की जाती। अब आप खुद ही समझ सकते हैं कि किस प्रकार से जो है एक ही फिजिशियन के माध्यम से पिछले कई सालों से बेस चिकित्सालय हल्द्वानी का चल रहा है। आप स्वास्थ्य व्यवस्थाएं किस प्रकार से हैं आपकी नज़रों के सामने। अपने सहयोगी दीपक तिवारी के साथ पंकज सक्सेना, IND 24 हल्द्वानी। रुद्रप्रयाग की बात करते हैं। राजमार्ग पर मलबा और पत्थर गिरने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। केदारनाथ राजमार्ग पर मलबा गिरने के कारण आवागमन बंद हो गया, जिससे आम नागरिकों को जाम जैसी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। बता दें कि केदारनाथ यात्रा का दूसरा चरण शुरू होने जा रहा है। वहीं होटलों की बुकिंग भी फुल हो चुकी है, जिसे देखते हुए भारी संख्या में यात्रियों के आने की उम्मीद जताई जा रही है। जो यात्रा मार्ग है हमारा रुद्रप्रयाग से लेके सोनप्रयाग तक और फिर आगे गौरीकुंड तक, इसमें कई सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर अभी रिसेंट बारिश में मानसून में लैंडस्लाइड हुई थी और अभी मार्ग ऑल्दो सुचारू है, लेकिन जो मलबा है उसको भी हटाने की कार्रवाई भी चल रही है। और निश्चित तौर पे जो भी यात्रा जब पीक आएगी और या फिर भी बढ़ेगी सितंबर में, उससे पहले वो समस्त मलबे को वहाँ से हटा दिया जाएगा।
थराली में भारी बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। भारी बारिश के चलते सड़क पर राहगीरों को जल भराव की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि देवाल वाड़ मोटर मार्ग पर लोक निर्माण विभाग द्वारा समय पर रोड के गड्ढे तो भरवाए गए थे, जिसमें करोड़ों रुपए भी खर्च किए गए थे। वहीं बारिश के कारण विभाग के कार्यों की पोल खुल गई है। थराली देवाल मोटर बुरी स्थितियां हैं और जगह जगह गड्ढे हैं, जो कि लोग जो स्थानीय लोग पैदल जाते हैं तो गाड़ी जब चलती है तो पानी वानी उन पे गिरता है। तो इस पे सरकार को या पीडब्ल्यूडी को देखना चाहिए कि यहाँ पे गड्ढे भरे जाएं और जगह जगह गड्ढे हैं और नालियाँ बनाई जाएं यहाँ पे, जिससे लोगों को असुविधाएं ना हो। दिक्कत की बात है थराली से और केदारनगर मार्केट के बीच में जो सड़क के बहुत बुरे हाल हो रखे हैं और हमने अभी शासन महोदय से निवेदन किया था कि इन गड्ढों को प्रॉपर तरीके से भरवा दें, जिससे कि जैसे मंदिर के बच्चे, विद्यालय के बच्चे, जितने भी लोग जाते हैं उनको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो हमारा उनसे निवेदन है कि कृपया आप अभी भी तत्काल इस पर ध्यान दें और इन गड्ढों को भरवा करके जो स्कूली छात्र और जो आम लोगों को जो परेशानियाँ हो रही उससे दूर कराने की कृपा करें। खटीमा के मुड़ेली गांव में नाली पर अवैध कब्जे को लेकर विवाद हो गया। नाली चौक होने और जल निकासी की व्यवस्था न होने के कारण रोड पर हमेशा पानी भरा रहता है, जिसके कारण आसपास के लोगों और राहगीरों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आक्रोशित ग्रामीणों ने जब अतिक्रमणकारी से नाली खोलने की बात कही, तब दोनों पक्षों में झड़प हो गई। विवाद इतना बढ़ा कि ग्राम प्रधान और पुलिस बल को स्थिति संभालनी पड़ी। रेली का मामला है तो ये नाली जो थी कुछ लोगों ने पाट रखी थी, तो वो पाटने की वजह से पानी जो था रोड पे जमा हो रहा था। आने जाने वालों को काफ़ी दिक्कत हो रही थी इसमें। तो जो है आज कुछ लोगों ने इकट्ठे होके, मैंने आके जेसीबी बुला के तो वो नाली जो है खुदवाई है, साफ करवाई है और सुचारू रूप से जो है पानी निकलना स्टार्ट हो। और अब खबर लोहाघाट से है। यहाँ कक्षा 9 में पढ़ने वाली 15 वर्षीय छात्रा ने अपने घर में अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। छात्रा की मौत से घर में कोहराम मचा हुआ है। छात्रा के माता पिता भी काफी सदमे में हैं। लोहाघाट एसओ जसबीर सिंह चौहान ने बताया कि कोली ढेक की रहने वाली छात्रा अपने ही घर में उसने चुन्नी का फंदा बनाकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। कि एक बालिका ने अपने घर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। इस सूचना पर हम लोग उसके घर कोली ढेक की घटना है, वहां गए थे। तो तब तक बालिका का शव उतार दिया गया था। तो माता पिता द्वारा बताया गया कि इसके द्वारा फांसी लगा के आत्महत्या कर ली गई है। शव को पुलिस ने कब्जे में ले लिया और पंचनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई चल रही है। और देवभूमि लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।